हेलो दोस्तों, टेक्निकल पुर चैनल में आपका स्वागत है। ये एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सीरीज की सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 हमने डाल चुके हैं, उसमें 25 क्वेश्चन हैं। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने पूछा था आपसे कि एफएम रेडियो में चैनल बैंडविड्थ कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है 180 से 200 किलोहर्ट्ज। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एंटीने की ऊंचाई बढ़ने से रेडिएशन कोण। तो इसको समझने के लिए इसको देख लेते हैं। ये एंटीना दिया गया हुआ है, इसमें अगर इसकी हाइट बढ़ाएंगे, हाइट बढ़ाने से इसका जो रेडिएशन कोण है इसका घट जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। ये फॉर्मूला लगाकर भी आप पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एएम ब्रॉडकास्टिंग चैनल की सेंटर फ्रिक्वेंसी में अंतराल होता है। एएम ब्रॉडकास्टिंग के लिए तो एएम ब्रॉडकास्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, एएम रेडियो में बैंडविड्थ कितनी होती है 10 किलोहर्ट्ज और फ्रिक्वेंसी 540 से 1600 किलोहर्ट्ज। इसमें 106 पॉसिबल बैंड्स बनते हैं। उसके ऑप्शन देख लेते हैं अब। ऑप्शन ए 10 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी 5 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी 20 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन डी 30 किलोहर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 किलोहर्ट्ज। इसी तरह आप अगर एफएम की पूछे तो एफएम की भी यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि 200 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 88.1 से 108.1 मेगाहर्ट्ज। उसमें 100 पॉसिबल बैंड बनते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एटेन्यूएशन में निम्न में से कौन सी हानि सम्मिलित है। एटेन्यूएशन यानी उसमें जो लॉसेस होते हैं उसको एटेन्यूएशन बोलते हैं। एटेन्यूएशन लॉसेस फाइबर ऑप्टिक केबल में पाए जाते हैं। ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये फाइबर ऑप्टिक केबल को दर्शाया गया है। इसमें आपका ये अवशोषण दोष भी पाया जाता है, स्केडिंग दोष भी पाया जाता है और आपका बेंडिंग वाला भी। उसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी स्केडिंग, ऑप्शन सी रेडिएटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें सारे दोष पाए जाते हैं। इन हानियों से बचने के लिए फाइबर को मोड़ने से और धूल मिट्टी से बचाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंतर्गत निम्न में से कौन सी केबल आती है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर ऑप्शन ए है इंटरकनेक्टेड केबल, ऑप्शन बी ब्रेकआउट केबल, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन केबल, ऑप्शन डी ये सभी। पहले इंटरकनेक्टेड केबल देख लेते हैं। ये पिक्चर इंटरकनेक्टेड केबल की है। इसका उपयोग एक डिजिटल डिवाइस को दूसरे डिजिटल डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जनरली इस केबल का यूज़ एलईडी टीवी जो आउटपुट निकालती है, साउंड का डिजिटल आउटपुट निकालती है, उसको स्पीकर से कनेक्ट करने के लिए इस केबल का उपयोग किया जाता है। दूसरी है ब्रेकआउट केबल। ब्रेकआउट केबल का ये पिक देख पा रहे हो, इसमें कई सारे डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है इसके द्वारा। अगली है डिस्ट्रीब्यूशन केबल। डिस्ट्रीब्यूशन केबल जो ज़्यादातर यूज करी जाती है फाइबर कम्युनिकेशन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में होने वाले एटेन्यूएशन हानि की अधिकतम सीमा प्रति किलोमीटर निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए है 0.07 dB, ऑप्शन बी 1.0 dB, ऑप्शन सी 0.5 dB, ऑप्शन डी 1.2 dB। ये पिक आप देख पा रहे हो, ये OTDR की पिक है। OTDR क्या होता है? दो फाइबर के टुकड़ों को या दो फाइबर की केबलों को जोड़ने के लिए OTDR का उपयोग किया जाता है। OTDR में ये रेंज पहले से ही सिलेक्ट होती है, जो कि होती है 0.07। 0.07 से नीचे ही रहना चाहिए। 0.07 से ऊपर होने पर फाइबर कम्युनिकेशन में लॉसेस आने लगते हैं, इसलिए इसको 0.07 पर सेट करके रखते हैं। ये OTDR में यहाँ पर जब स्प्लाइजिंग करते हैं, दो फाइबर को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इसमें कैमरा लगा होता है अंदर। तो उस कैमरे की सहायता से यहाँ पे पता लग जाता है कि फाइबर सही से कनेक्ट हुई है नहीं हुई है और कनेक्टिविटी कितनी है, जो कि पहले से सेट करी हुई होती है 0.07 dB। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, मौलिक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में एनकोडिंग को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक ऑप्टिक कम्युनिकेशन, ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे हो आप। इसमें क्या होता है? इनपुट सिग्नल होता है, इनपुट सिग्नल के बाद मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर फिर ट्रांसफर पार्ट, ये फाइबर कम्युनिकेशन केबल होती है, फिर ऑप्टिकल डिटेक्टर होता है, फिर डीमोड्यूलेटर होता है और आउटपुट सिग्नल होता है। तो इनपुट सिग्नल के बाद यहाँ पर एनकोडिंग होती है, तो इसमें एनकोडिंग ना बोलकर मॉड्यूलेटर कहा जाता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में एनकोडिंग की जगह मॉड्यूलेटर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसके द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल को फिर से इंफॉर्मेशन में बदला जाता है? इस क्वेश्चन को देखते हैं। मोडम, ऑप्शन ए है मोडम। मोडम का यूज़ तो एकदम अलग ही है। मोडम का यूज़ सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। रिसीवर को रेडियो वेव को रिसीव करने के लिए किया जाता है। और ट्रांसमीटर का काम तो सिग्नल और इंफॉर्मेशन को भेजना होता है, ना कि अलग करना। डिकोडर आपका जैसे कि फिगर में देख पा रहे हो, डिकोडर कहाँ यूज होता है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। तो ये वाला भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसीवर में ही तो कैरियर वेव से आपका सिग्नल को अलग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसीवर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, AF का उपयोग होता है। AF का उपयोग कहाँ होता है? पहले नोट देख लेते हैं। AM का उपयोग होता है रेडियो ट्रांसमिशन में, और FM का यूज़ कहाँ होता है? टीवी ट्रांसमिशन में, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है रेडियो ट्रांसमिशन में, ऑप्शन बी टीवी ट्रांसमिशन में, ऑप्शन सी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में, ऑप्शन डी बी और सी दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों में। टीवी ट्रांसमिशन में भी होता है और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में भी होता है FM का यूज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज में किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो आप पिक देख पा रहे हो, ये आपका EPABX की पिक है। ये स्विच है और ये टेलीफोन है। तो टेलीफोन को स्विच से कनेक्ट करा जाता है और स्विच को EPABX से।
EPBX में आपके कार्ड्स लगे होते हैं जो कॉल्स को कनेक्ट करने और डिस्कनेक्ट करने का सारा प्रोसेस, मॉड्यूलेशन सारा प्रोसेस इसी में होता है, इन कार्ड्स में। तो इसमें पूछा गया है EPABX में किस प्रकार का मेथड यूज होता है। तो इसमें यूज होता है PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एरियल एक प्रकार का चालक है जो, नोट देख लेते हैं। एंटीना, एंटीना क्या होता है? पहले एंटीना और एरियल में अंतर को समझ लेते हैं। एंटीना क्या होता है? एंटीना का उपयोग रेडियो वेव को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, और जो एरियल होता है, एरियल का उपयोग रेडियो वेव को रिसीव करने के लिए किया जाता है। एंटीना साइज में बड़ा होता है और एरियल साइज में छोटा होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है एरियल एक प्रकार का चालक है जो, ऑप्शन ए रेडियो रिसीवर को स्पेस से कनेक्ट करता है, ऑप्शन बी वांछित फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है, ऑप्शन सी मॉड्यूलेशन करता है, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो रेडियो रिसीवर को स्पेस से कनेक्ट करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? वांछित फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है। वांछित फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने का काम एरियल नहीं करता, वो काम आपका ट्यूनिंग सर्किट करता है। मॉड्यूलेशन तो अलग ही है, मॉड्यूलेशन तो ये करता ही नहीं है, मॉड्यूलेशन के लिए तो अलग सर्किट लगा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। जब किसी कैरियर वेव को 100% तक मॉड्यूलेट किया जाता है तो इसकी पावर कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। तो इसमें कहा गया जब किसी कैरियर वेव को 100% तक मॉड्यूलेट किया जाता है। 100% मॉड्यूलेट का मतलब है आपका, अगर 100% मॉड्यूलेट दिया गया है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा 1 होगा, ये याद रखना। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 दिया हुआ है तो मॉड्यूलेट 100% होगा, मॉड्यूलेशन 100% होगा, ये चीज़ याद रखना बस। उसमें पावर कितनी बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़ेगी इसको जानने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर ऑफ ईच साइड बैंड। क्योंकि ए में 2 साइड बैंड होते हैं, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, तो दोनों की अलग अलग पावर निकालेंगे। तो इसकी पावर निकालने का फॉर्मूला होता है m²/4। m यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, तो m कितना दे रखा है? 1 कैसे? क्योंकि मॉड्यूलेट 100% हो रहा है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 होगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखने पर 1²/4, 1/4 करेंगे तो 25%, ये 1 साइड का निकला है। अब 2 साइड का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 वो साइड का आ गया। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है 100 किलोहर्ट्ज़, ऑप्शन बी 150 किलोहर्ट्ज़, ऑप्शन सी 50 किलोहर्ट्ज़, ऑप्शन डी 40 किलोहर्ट्ज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 किलोहर्ट्ज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.05 यानी आधा है और कैरियर वेव की पावर 2 वाट है तो मॉड्यूलेटेड तरंग में टोटल पावर क्या होगी? तो उसमें टोटल पावर पूछी गई है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ओनली पावर पूछी गई थी, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे। तो इसमें भी वही वाला मेथड अपनाएंगे, इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल लेंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.05 दे रखा है, यानी 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 0.25। और पीसी यानी कैरियर वेव की पावर, कैरियर वेव की पावर दे रखी है 2 वाट, 2 वाट रखेंगे। टोटल पावर का फॉर्मूला होता है आपका ब्रैकेट में 1 +
एम स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। तो उसको सॉल्व करेंगे, टोटल पावर इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर कितना था 0.25 रख देंगे अपॉन में 2 इंटू में 2 वाट्स दे रखा है उसमें पहले से ही। तो उसको सोल्व करेंगे 1 प्लस 0.25 अपॉन 2 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.125 इंटू 2। अगला इसको ऐड कर देंगे, 1 प्लस 0.125 को ऐड करेंगे 1.125 इंटू 2 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2.25 वाट आ जाएगा। तब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 0.5 वाट, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी 1 वाट, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी 0.25 वाट, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी 2.25 वाट, ये सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। प्रत्येक साइड बैंड में पावर ज्ञात करें यदि कैरियर वेव की पावर 2 वाट और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 50% मॉड्यूलेशन है। तो देखिए तो 50% मॉड्यूलेशन है, 50% मॉड्यूलेशन दे रखा है तो हम इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल लेंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन अपॉन 100। परसेंटेज कितनी दे रखी है 50, तो इससे निकल जाएगा 0.5। मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया 0.5 यानी 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे, m का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.025 आ गया। अब पावर ऑफ कैरियर वेव की पावर कितनी दे रखी है 2 वाट। पूछा क्या गया है, पावर ऑफ ईच साइड बैंड, प्रत्येक साइड बैंड की पावर पूछी गई है। तो इसका फॉर्मूला होता है m स्क्वायर इंटू पीसी यानी पावर ऑफ कैरियर वेव अपॉन में 4। तो इसको पावर इसकी इनमें वैल्यू पुट करेंगे, m की जगह पे क्या रखेंगे 0.25 इंटू पीसी यानी 2 अपॉन में 4। इसको सॉल्व करेंगे, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.5। सॉरी, इसमें 0.025 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.5 आएगा अपॉन में 4। अपॉन में 4 करेंगे, 0.5 को 4 से भाग देंगे तो आपका 0.125 वाट वन साइड बैंड की पावर निकल गई। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है 1 वाट, ऑप्शन बी 1.25 वाट, ऑप्शन सी 2 वाट, ऑप्शन डी 0.125 वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.125 वाट। इन फॉर्मूले को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39। ओवर मॉड्यूलेशन के परिणाम। ओवर मॉड्यूलेशन से क्या होता है तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब हम 100% मॉड्यूलेशन प्रदान करने के लिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को प्रेजेंट लेवल, जब 100% मॉड्यूलेशन प्रदान करने के लिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का प्रेजेंट लेवल आवश्यक वैल्यू से अधिक हो तो सिग्नल को ओवर मॉड्यूलेटेड कहा जाता है। यानी 100% से ऊपर मॉड्यूलेट करते हैं तो उसको ओवर मॉड्यूलेट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से अधिक होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से अधिक होता है तो ओवर मॉड्यूलेशन हो जाता है।
तो इसका परिणाम ओवर मॉड्यूलेशन होता है। इस प्रकार ओवर मॉड्यूलेशन के परिणाम स्वरूप मॉड्यूलेशन सिग्नल का डिस्टॉर्शन पैदा होता है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है डिस्टॉर्शन पैदा होता है। ऑप्शन बी सिग्नल वीक हो जाता है। ऑप्शन सी सिग्नल को मजबूत करता है, तो नहीं है। ऑप्शन डी नॉइस बढ़ जाती है। तो ओवर मॉड्यूलेशन से क्या होता है, डिस्टॉर्शन पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्टॉर्शन पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एएम मॉड्यूलेशन की अधिकतम पावर एफिशिएंसी है। एएम मॉड्यूलेशन की अधिकतम पावर एफिशिएंसी कितनी होती है? तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एफिशिएंसी को कैसे डिनोट करते हैं? ईटा, ये ईटा का साइन दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है m² अपॉन m² प्लस 2, और m यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए m क्या होगा, 1 होगा। सो ईटा इजकल टू 1/1 प्लस 2 इजकल टू 1/3। एंड अगर परसेंटेज में निकालें तो आपका आ जाएगा 33%। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 25%, ऑप्शन बी दे रखा है 33%, ऑप्शन सी दे रखा है 66%, ऑप्शन डी 100%। तो ये हमने सॉल्व करा था, इसका आंसर आएगा 33%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एएम सिग्नल के एक स्क्वायर लो डीमोडुलेटर का नॉइस परफॉर्मेंस है। नॉइस परफॉर्मेंस कैसा है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। दो सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एएम डीमोडुलेटर हैं, कौन कौन से हैं? पहला है स्क्वायर लो डीमोडुलेटर, दूसरा है एनवेलप डीमोडुलेटर। ये दो मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर यूज होते हैं आपके एएम में। तो स्क्वायर लो डीमोडुलेटर का नॉइस परफॉर्मेंस सिंक्रोनस डिटेक्शन की तुलना में कहीं बेहतर होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। सिंक्रोनस डिटेक्टर की तुलना में बेहतर होता है। ऑप्शन बी सिंक्रोनस डिटेक्टर की तुलना में कमज़ोर है। ऑप्शन सी एनवेलप डीमोडुलेटर की तुलना में बेहतर है। ऑप्शन डी एनवेलप डीमोडुलेटर की तुलना में कमज़ोर है। तो हमने पढ़ा था स्क्वायर लो डीमोडुलेटर का नॉइस परफॉर्मेंस सिंक्रोनस डिटेक्टर की तुलना में कई बेहतर है। सिंक्रोनस डिटेक्टर के से कई बेहतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंक्रोनस डिटेक्टर की तुलना में बेहतर होता है किसकी परफॉर्मेंस, स्क्वायर लो डीमोडुलेटर की। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 100% मॉड्यूलेशन प्राप्त करने के लिए कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? अगर आप 100% मॉड्यूलेशन करना चाहते हैं तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? तो इसको कैसे पता करेंगे, इसको देख लेते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक कैरियर वेव में मौजूद मॉड्यूलेशन की मात्रा है। मॉड्यूलेशन क्या है? कैरियर वेव में मौजूद मॉड्यूलेशन की मात्रा को मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा जाता है। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Vm/Bc। अब यहाँ पर Bm क्या है? Bm अधिकतम बेस बैंड या मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है अपॉन में Bc, अधिकतम कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। किसका? अधिकतम कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है अपॉन में Bc। तो M1 के लिए Vm Bc के बराबर होना चाहिए। अगर M1 चाहते हैं हम, तो जो Bc है और Bm है, ये दोनों 1/1 होंगे, तभी तो ये 1 हुआ। ये दोनों
बराबर होना चाहिए, BM और BC बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 होगा तभी तो 100% मॉड्यूलेशन प्राप्त होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सिग्नल के एम्पलीट्यूड से अधिक होता है, गलत। ऑप्शन बी सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ये भी गलत। ऑप्शन सी सिग्नल के एम्पलीट्यूड से कम है, सॉरी ये वाला सही है। ऑप्शन बी सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर। जो कैरियर एम्पलीट्यूड होता है वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, कब? जब 100% मॉड्यूलेशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 100% मॉड्यूलेशन के लिए टोटल पावर होनी चाहिए। 100% मॉड्यूलेशन के लिए टोटल पावर कितनी होनी चाहिए, इसको कैसे पता करेंगे? इसको देख लेते हैं। टोटल पावर का फॉर्मूला होता है पीसी यानी पावर ऑफ कैरियर वेव की, ब्रैकेट में 1 + m²/2। यहाँ पर m क्या है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल और या मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और पीसी क्या है? अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर या कैरियर सिग्नल की पावर। तो क्वेश्चन में दे रखा है 100% मॉड्यूलेशन के लिए, तो 100% मॉड्यूलेशन होगा तो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा? मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 होगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पीसी ब्रैकेट में 1 + m²/2, तो इसका इक्वल टू 1.5 पीसी। तो पीसी कैरियर वेव की पावर के 1.5 गुना है। क्या निकला? टोटल पावर क्या निकली? कैरियर पावर की 1.5 गुना निकली। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर के समान होती है, ये तो गलत है। ऑप्शन बी अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर से डबल होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर के 4 गुना होती है, ये भी गलत है। अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर के 1.5 गुना होती है, ये सही। ऑप्शन डी जब 100% मॉड्यूलेशन होता है तो टोटल पावर कितनी होनी चाहिए? अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसका मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है, तो उसकी पावर के 1.5 गुना होता है 100% मॉड्यूलेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। एक BMF क्या होता है? वेरिएबल मैसेज फॉर्मेट। कैरियर वेव में 100 हर्ट्ज के सिग्नल द्वारा 50 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी डिवीजन पैदा होती है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो? इसमें फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा गया। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला ये नोट कर लीजिए आप, फ्रिक्वेंसी डिवीजन अपॉन सिंगल फ्रिक्वेंसी। तो इसमें फ्रिक्वेंसी डिवीजन कितना दे रखा है? 50 किलो हर्ट्ज, और सिंगल फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज। तो इन वैल्यू को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो आपका m = 50 × 10⁻³ अपॉन में 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 रेडियन। ऑप्शन देख लेते हैं, 500 रेडियन। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 100 रेडियन, ऑप्शन बी 250 रेडियन, ऑप्शन सी 500 रेडियन, ऑप्शन डी 750 रेडियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500 रेडियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। PCM सिस्टम में क्वांटाइजेशन नॉइस निर्भर करती है। जो PCM सिस्टम होता है उसमें क्वांटाइजेशन नॉइस किस पर निर्भर करती है? तो इसके लिए समझने के लिए देख लेते हैं। क्वांटाइजर क्या होता है? क्वांटाइजर अत्यधिक बिट को कम करने और डेटा को सीमित करने की प्रक्रिया क्वांटाइजर कहलाती है। ये किस में होता है? PCM में। ये PCM का ट्रांसमिट सेक्शन है।
इसमें क्या होता है, एनालॉग मैसेज सिग्नल होता है, LPF होता है, सैम्पलर होता है और क्वांटाइजर और एनकोडिंग होती है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वांटाइजेशन नॉइस किस पर निर्भर करती है। क्वांटाइजेशन नॉइस निर्भर करेगी क्वांटाइजर पर। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक बिट को कम करने और डेटा को सीमित करने का काम कौन कर रहा है, क्वांटाइजर ही तो कर रहा है। तो इसमें जो भी नॉइस आएंगी, उतार चढ़ाव आएगा, इसी की वजह से तो आएगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, केवल क्वांटाइजर लेवल के संख्या पर, केवल सैम्पलर रेट पर। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल क्वांटाइजेशन लेवल की संख्या पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। स्टोनमैन ट्रांसमिशन ब्रिज में यूज होने वाली कपलिंग डैश है। स्टोनमैन ट्रांसमिशन में कौन सी कपलिंग यूज होती है, ये पूछा गया है। तो इसको समझ लेते हैं। सिग्नल पाथ और बैटरी से वॉइस पाथ को अलग करने के लिए टेलीफोन कम्युनिकेशन में स्टोनमैन ट्रांसमिशन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। स्टोनमैन ट्रांसमिशन ब्रिज का उपयोग किया जाता है टेलीफोन में। क्या? सिग्नल पाथ और बैटरी से वॉइस पाथ को अलग करने के लिए। इसमें कैपेसिटिव कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रखा है इंडक्टिव, ऑप्शन बी रेजिस्टिव, ऑप्शन सी कैपेसिटिव, ऑप्शन डी इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैपेसिटिव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किसके द्वारा समान कैरियर पर दो और अधिक साउंड सर्किट प्रदान किए जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस पर समान कैरियर पर दो और अधिक साउंड सर्किट प्रदान किए जा सकते हैं। मतलब ए में दो साइड बैंड होते हैं, एक लोअर साइड बैंड, एक अपर साइड बैंड। तो इसमें कहा गया है किसके द्वारा समान कैरियर पर दो और अधिक, मतलब दो से भी अधिक सर्किट प्रदान किए जा सकते हैं। तो ये किस पे कह सकते हैं, इसको देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट साइड बैंड ISB एक AM सिंगल साइड बैंड का मोड है जो कुछ AM रेडियो ट्रांसमिशन के साथ उपयोग किया जाता है। आमतौर पर प्रत्येक साइड बैंड समान जानकारी रखता है। मतलब आमतौर पर प्रत्येक साइड बैंड पर बराबर होता है। लोअर साइड बैंड पर भी बराबर डाटा होता है और अपर साइड बैंड पर भी। लेकिन ISB दो अलग अलग इनपुट सिग्नल को कंट्रोल करता है। इसका उपयोग कुछ प्रकार के AM स्टीरियो में भी किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, AM स्टीरियो यानी साउंड। तो इसको इसमें दे रखा है अधिक साउंड सर्किट प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, SSB सिंगल साइड बैंड SC सिस्टम। ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट साइड बैंड ISB सिस्टम। ऑप्शन सी कंडक्टिव कैरियर विद SSB सिंगल साइड बैंड। ऑप्शन डी डबल साइड बैंड SC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट साइड बैंड ISB सिस्टम। इसमें क्या होता है, दो कैरियर पर दो या अधिक साइड बैंड सर्किट प्रदान किए जा सकते हैं। कौन से पर, ISB इंडिपेंडेंट साइड बैंड पर। इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में WLL का विस्तार रूप होगा। तो इसका WLL का विस्तार रूप क्या होता है। ऑप्शन ए है वायर इन लोकल लूप, ऑप्शन बी वायरलेस लोकल लूप, ऑप्शन सी वायर्ड लोकल लूप, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, वायरलेस लोकल लूप।
अब वायरलेस लोकल लूप को एक बार देख लेते हैं। ये पिक्चर दी गई है WLL की। इसमें क्या होता है, एक एंटीना होता है और एक एंटीना से ही अलग अलग डिवाइस कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आजकल कारों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दी गई है और मोबाइल में भी होती है और लैपटॉप में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 32 लेवल PCM के कोडन के लिए कितने बिट की आवश्यकता होगी? कितने लेवल, कितने बिटों की आवश्यकता होगी? लेवल कितना दे रखा है? 32, और बिटों हमें निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 32 लेवल PCM में कोडन के लिए 5 बिट की आवश्यकता होगी। ये कैसे पता लगा? ये फॉर्मूला है 2n = n। n क्या है? नंबर ऑफ लेवल। लेवल कितने हैं? 32 लेवल है, तो n की जगह पे 32 रखेंगे। 2n क्या है आपका? बिट। कितनी बिट की आवश्यकता होगी? n की जगह बिट रखेंगे = 32। अब 32 कब आएगा? जब 2 की पावर 5 करेंगे। 2 की 5 करेंगे तभी तो 32 आएगा। तो n की वैल्यू क्या निकली आएगी? 5 बिट। तो 32 लेवल PCM को कोडन के लिए 5 बिट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। टेलेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा, टेलेक्स कम्युनिकेशन कौन सा होता है? पर ये देख लेते हैं। टेलेक्स कम्युनिकेशन, जो टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर से टाइप करके मैसेज भेजने को टेलेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। तो इसका अब ऑप्शन देख लेते हैं। स्टैटिक मैसेज को भेजा जाता है, ये तो गलत है। स्टैटिक मैसेज को नहीं भेजा जाता। कोड सिग्नल को भेजा जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी टाइपराइटर से टाइप करके मैसेज भेजे जाते हैं, ये सही है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइपराइटर से टाइप करके मैसेज भेजे जाते हैं। किसके द्वारा? टेलेक्स कम्युनिकेशन में। तो 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन लाएंगे, अगले 25 क्वेश्चन लाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, सुपर हेटेरोडिन रिसीवर को फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के लिए एक अलग सर्किट की आवश्यकता होती है। सुपर हेटेरोडिन रिसीवर को फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के लिए अलग सर्किट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आप टेलीग्राम चैनल पर भी दे सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, हम 2 प्लेलिस्ट और चला रहे हैं, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स रोहित सर पढ़ा रहे हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा सकते हो। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अमरनाथ सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो आप अगर उन वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो भी छात्र DFCCIL की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा गया है और एक्सप्लेनेशन भी किया गया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन एक बार में याद हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।